चलिए भाई, हो गया। क्लियर है भाई सभी को? चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकार भारत में। फ्रेंड्स, सीडीपी की क्लास चल रही थी और आज इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं फिर से। 10 क्वेश्चन मैंने इस पेपर के आपको करा दिए थे। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं उनको अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, शेयर वगैरह अपने साथियों के साथ कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को माना था, क्योंकि इन्होंने सिद्धांत दिया था, सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चे का विकास होता है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया था। क्लियर है? तो ये भी बात इनके द्वारा की गई थी। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। यह विचार कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? भाषा जो है वो क्या करती है? संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। चलिए भाई, चलिए भाई, ये बात जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर 3-4 बातें की गई थी। मैं उन तीनों चारों बातों के बारे में लिख देता हूँ। लेव वाइगोत्स्की साहब ने लिखी थी कि पहले भाषा आती है फिर बाद में विचार आता है। यानी कि इन्होंने बोला था पहले भाषा सीखता है बच्चा, भाषा आती है, फिर विचार आता है। ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने बोला था कि पहले भाषा आती है, उसके बाद में क्या आता है? विचार आता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास की एक महत्वपूर्ण और सुगम बनाती है। तो ये भी बात किसके द्वारा बोली गई थी? लेव वाइगोत्स्की के थ्रू बोली कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। क्लियर है मेरे भाई? इन्होंने जो बात की गई थी प्राइवेट स्पीच की, इनके द्वारा बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर? एक और क्वेश्चन है जो कि लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। इसमें बोला गया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? अनुकूलन नहीं होता, सजा नहीं होती, रटकर स्मरण नहीं होता, सांस्कृतिक जो उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा प्रभावित यहाँ पर करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की गई थी, सामाजिक संरचनावाद के बारे में बात की गई थी, तो इसके बारे में इन्होंने बात भी की थी। क्लियर है मेरे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, राम में जगहों को पहचानने और उसके अनुरूप संचालन करने के लिए नौचालन का कौशल है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? देखिए, हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने प्रकार के सिद्धांत बताए थे इन्होंने? 8 प्रकार के सिद्धांतों के बारे में बताया था, जिसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रगतिवादी बुद्धि, अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, स्थानिक यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस, संगीतमय यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, पॉलीलिक एस्थेटिक इंटेलिजेंस जिसे शारीरिक गतिमय बुद्धि कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एनालॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तर्कपूर्ण गणितीय संक्रियाओं पर आधारित जो बुद्धि होती है उसके बारे में बात की गई थी। तो कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात की गई थी। यहाँ पर स्पेशली पहुंचा है जगहों को पहचानना, अनुरूप संचालन करना, नौचालन के लिए कौशल है। तो ये जो पाई जाती है स्थानिक बुद्धि का पार्ट होगा मेरे भाई, जिसमें जगहों को पहचानने की विशेषता होती है। यानी कि मैप्स के बारे में जो व्यक्ति ज्यादा जानता है, आप बोल सकते हो यूट्यूब पर खान सर को आपने देखा होगा, मैप्स के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं आपको। ठीक है, तो वो क्या हो के अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। क्लियर है मेरे भाई? थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन कौन स्टूडेंट है जो इसका आंसर बिना देखे क्वेश्चन को पढ़े ही आंसर लगा दे? देखिए, जब आपसे नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव ढूंढिए, पॉजिटिव पूछे तो पॉजिटिव ढूंढिए। क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पढ़ लो, नहीं रखना चाहिए।
अब नहीं तो नेगेटिव ही आपको आंसर लगाना है। नामीकरण पृथक्कीकरण कैसे कर सकता है, लेवलिंग करना, रैंकिंग करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात आ जाए तो ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। आंसर यही हो गया। सर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन को मैंने आंसर वैसे ही लगा दिया था। ऐसे कोई भी आपको बता सकता है कि बिना पढ़े क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, सिर्फ नेगेटिव देखिए, नेगेटिव देखिए, बाकी भाड़ में जाए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ भी नहीं करना आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए। मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी, इस पर भी रखना चाहिए। अलग अलग छात्रों की सीखने की व्यवस्था के बारे में पता लगाने के लिए विभिन्न तरीके क्या है, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। केवल मैं छात्रों का नामीकरण पृथकीकरण कैसे कर सकता हूं, इस पर ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के अंतर्गत हीन भावना पैदा होगी और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से तुलना कंपैरिजन करने लग जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को ना भी पढ़ते तो भी आप इसका आंसर लगा देते। तो ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे ये कॉन्सेप्ट, और बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, स्टेटमेंट और रीजन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक समावेशी स्टेटमेंट क्या है, एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। आप ये बोले पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए, सही क्यों नहीं किया चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यक्रम में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। समावेशन किया जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को एक दृष्टि से देखोगे, प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने के लिए आप विभिन्न तरीकों को अपना सकते हो। तो ये तो बात ही गलत होगी, गलत हो गई तो ए सही है, ए सही है, ए सही है, फोर्थ ऑप्शन लगा दो भाई। तो तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, नीचे क्वेश्चन को पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं थी। यदि पाठ्यचर्या में उन्हें लचीला प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते। भाई मानकीकृत से प्रभावी ढंग से नहीं सीखते, स्टैंडर्डाइज मेथड से आप नहीं सीख सकते, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी से तो बच्चे यहाँ पर सीखेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो ऐसे लगाओगे ना तो फिर हो ही जाएगा काम भाई। क्वेश्चन पढ़ने का और करने का तरीका सिर्फ एक मात्र यहां से मिलता है, बाकी आप लोग कहीं भी कुछ भी करें, हमें कोई मतलब नहीं उससे। समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है, यानी कि ये किसको प्रस्तावित करती है? विशिष्ट आवश्यकता। देखिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं केवल, ठीक है। अनन्य स्कूलों का प्रावधान ये भी हटा दो, दिव्यांग बच्चे शामिल हो केवल हटा दो, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन को, बताओ अब। समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है, तो पढ़ भी लीजिए आप। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनन्य स्कूलों का प्रावधान, यानी कि अलग से स्कूल बनाएंगे आप विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। तो फिर मतलब आप 70,000 की सैलरी क्यों ले रहे हो? ठीक, कोई मतलब नहीं निकल रहा आपकी 70,000 की सैलरी लेने से। केवल लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बच्चे लड़के कहाँ जाएंगे झक माराने? क्या बात करते हो सरकार? जिसमें केवल दिव्यांग बच्चे शामिल हो, दिव्यांगी शामिल हो, किसी और को पढ़ने का अधिकार नहीं है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जहां पर दिव्यांग बच्चे भी पढ़ सके, लड़के भी पढ़ सके, लड़कियां भी पढ़ सके, अमीर घर के बच्चे भी पढ़ सके, गरीब घर के बच्चे भी पढ़ सके, अति पिछड़े वर्ग के भी बच्चे पढ़ सके, कोई भी बच्चा हो वो पढ़ सकता है। मल्टीलिंग्विस्ट बहुभाषी बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बच्चों में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भाषिक या किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना, ये एक समावेशी शिक्षा का पार्ट होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको समय बर्बाद करने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो मेरे भाई एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी फास्ट आप यहाँ पर आंसर लगा जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र में लंबे समय तक ध्यान नहीं बना रखता है, इसको बोलते हैं एडीएचडी। दिमाग ही नहीं लगाना है, खत्म। पुरानी वीडियो देखो मेरी, पता चल जाएगा। एडीएचडी होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब हो गया मेरे भाई बच्चा जो लंबे समय तक ध्यान नहीं बना पाता है। बस इसी को पढ़ के आंसर ठोक दो, सेकंड ऑप्शन। अब यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता। ये विशेषता किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती है? तो ये मेरे भाई एडीएचडी ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की ओर करते हैं। यहाँ पर बच्चा क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, लंबी क्लास नहीं दे पाता। अगर जिस जरिए आपको 2 घंटे की क्लास दें तो वो बच्चा क्या करेगा जिसको एडीएचडी की प्रॉब्लम है, वो 15-15 मिनट की क्लास को लेगा, इकट्ठा 2 घंटे की क्लास वो बच्चा नहीं ले सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो एग्जामिनेशन में फतेह हासिल कर पाओगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसको भी बिना पढ़े लगाना चाहते हो, बताओ तुम,
मैं इसको बिना पढ़े लगाता हूँ। प्रतिभाशाली बच्चों में अब क्या है, इसको पढ़ते हैं, नहीं तो खत्म कर दो, नहीं तो खत्म कर दो, ठीक है, नजरअंदाज खत्म कर दो, थर्ड ऑप्शन सही है। अब एक बार चेक कर लेता हूं मैं खुद भी। प्रतिभाशाली बच्चों में, प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी शैक्षणिक संशोधन से लाभ नहीं मिलता। कैसे बोल सकते हो नहीं मिलता, गलत है भाई। को उनकी रुचि के अनुसार जटिल कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही ढूंढो। को अपने साथियों की तुलना में हमेशा उच्च भावात्मक परिपक्वता द्वारा पहचाना जा सकता है, ठीक है। को सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती है और उन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है, ना जीना। तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। पॉजिटिव अगर आपसे बात पूछिए तो आप पॉजिटिव ही आंसर दीजिए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इमोशनल मैचुरेशन उनके अंतर्गत देखने को काफी मिलती है, तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। अगर आप वैसे ही करोगे ना, वही दिमाग पुराना मेथड, तो फिर तो हो गया भाई काम। सीडीपी को सिर्फ 10 मिनट में खत्म करना है तो यहां पर आइए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, कहीं भी जाइए। शारीरिक गति विकलांगता, शारीरिक गति विकलांगता इसका मतलब जिसको शारीरिक प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरे विद्यार्थियों में से कौन सी गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है? व्हील चेयर, पहिया कुर्सी, बड़ी मुद्रित किताब है, शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर, स्पर सामग्री। एक बात बताओ, जो चल नहीं सकता, शारीरिक गतिक कौशल उसके अंतर्गत नहीं है, उसके अंतर्गत शारीरिक प्रॉब्लम है, तो उसके अंतर्गत शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर क्या कार्य करेगा? बड़ी मुद्रित किताब है, प्रिंट बुक्स क्या करेंगी काम? सिर्फ व्हील चेयर काम करेगी, पहिया कुर्सी उसके लिए काम करेगी। यानी कि उसको शारीरिक प्रॉब्लम है, विकलांगता है, वो चल नहीं सकता, एक पैर नहीं है उसका, एक ही पैर से चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? व्हील चेयर दीजिए, पहिया दीजिए, उनका प्रयोग कीजिए। क्या आप इन चीजों को लगाने में पड़े हो? कोई मतलब नहीं निकलेगा इन चीजों का। क्लियर है? बस ऐसे आंसर लगाओ। चलिए, तो ये थे 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए। मात्र 7-8 मिनट का वीडियो होगा, इसी में मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। बाकी आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। और शॉर्ट में इतना पढ़ा रहे हैं हम आपको, बहुत कुछ फ्री में कंटेंट दे रहे हैं मेरे भाई। तो इसका मतलब ये हो गया, आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ ना कुछ लिखा करिए और साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।